हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं बात करूंगा न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। अक्सर पेशेंट जो है बार बार इस सवाल को पूछते हैं, नए पेशेंट होते हैं कि सर सारे डॉक्टर्स जो हैं बात करते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी। वो दरअसल न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, किस तरह से हमारे ब्रेन में काम करती है, क्या उसका प्रोसेस है, थोड़ा सा आप उसे समझाने की कोशिश करिए। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको उस न्यूरोप्लास्टिसिटी को आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेडिकल टर्म्स में समझना थोड़ा सा नॉन मेडिकल किसी के लिए ऐसे समझना मुश्किल होता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी को अगर हम इस जो शब्द है इसको तोड़ने की अगर कोशिश करें तो न्यूरो प्लस प्लास्टिसिटी। अब यहाँ जो न्यूरो है उसका मतलब न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, हमारा जो माइंड है वो है। दूसरा, जब हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का जो मतलब है वो है एबिलिटी टू चेंज, यानी जो आपके न्यूरॉन्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं उनमें चेंज। अब अगर हम पूरी टर्म की बात करें तो न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप में एक चेंज टू अडेप्ट, दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, या दोबारा से चीज़ों के नए कनेक्शन ऐसे बनाना, न्यू कनेक्शंस बनाना। तो यहाँ कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है, आपके जो न्यू कनेक्शन ऐसे बन रहे हैं, दोबारा से जो चीज़ें आप सीख रहे हैं उनमें दोबारा से बदलाव हो के जो प्रोसेस ऐसे चल रहा है पूरा, चाहे वो एडेप्टेशन के लिए हो, मतलब आपका जो ब्रेन है वो चीज़ों को दोबारा से सीख रहा है, या दोबारा से चीज़ें रीऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है अपने आप में वो न्यूरोप्लास्टिसिटी ही होता है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसा तो नहीं है कि कोई नया वर्ड्स है, वो तो चलता ही रहता है। मान लीजिए कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसको हम दो हिस्सों में ऐसे बांट लेते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही हिस्सा है। दूसरा है आपका फंक्शनल प्लास्टिसिटी। अब जो स्ट्रक्चरल ऐसे प्लास्टिसिटी है वो क्या है कि जब आप पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद में आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो तो एक बार जो ग्रो हो चुके वो हो चुके, लेकिन जो आपके न्यूरॉन्स हैं वो दोबारा से दूसरे न्यूरॉन से ऐसे कनेक्शन बनाते हैं। वो कनेक्शन कब बिल्ड होता है? जब आप चीज़ें सीख रहे होते हैं, जो आप लर्न कर रहे होते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, साइकिलिंग करना, सारे जितने मूवमेंट हैं या जो कॉग्निशन है, जो सारी चीज़ें हैं, वो जब आप सीख रहे होते हैं तो उस वाली प्लास्टिसिटी को, उस वाले चेंज को, बदलाव को, सीखने को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल ऐसे प्लास्टिसिटी। मतलब कि आपके ब्रेन में बदलाव हुआ, स्ट्रक्चरल ऐसे बदलाव हुआ। दूसरी जो आपकी होती है वो है आपकी फंक्शनल प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये फंक्शनल प्लास्टिसिटी क्या है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, सबसे मेन हमारे लिए यही है अच्छे से इसको समझना। अब फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है, मान लिया कि कोई स्ट्रोक का पेशेंट था, कोई हेड इंजरी का ऐसे पेशेंट था, हैमरेज हुआ, या इश्केमिक चेंजेस की वजह से ब्रेन में डैमेज हो गया, ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो गए। अब फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होगा कि जो ब्रेन का डैमेज हिस्सा था उसके जो काम थे वो सारे काम, वो सारी चीज़ें, जो उसकी चीज़ें ऐसे सीखने वाली जो करने वाली थी, वो सारी चीज़ें अनडैमेज एरिया जो होता है वो ब्रेन का, वो सीखना, दोबारा से रिलर्न करना शुरू कर देता है। एक तरह से अडेप्ट, जो मैंने ऐसे शब्द इस्तेमाल किया था, वो अडेप्ट करना शुरू कर देता है, उनको रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर देता है, नए कनेक्शन बनाना शुरू करता है। यानी वो एरिया जो पहले काम कर रहा था, जो अब डैमेज हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, तो उस एरिया की जगह जो दूसरा अनडैमेज एरिया है, जो डैमेज नहीं हुआ है, उस एरिया के काम को सीखना शुरू करें। इस फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम कह देते हैं ऐसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है। इसी से आपके सीखने की, आपकी जो आपके मूवमेंट में प्रॉब्लम आई है, आपकी स्पीच में ऐसे प्रॉब्लम आई है, आपकी मेमोरी में ऐसे प्रॉब्लम आई है, तो वो सारी जो परेशानियां हैं इस फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी के ही आपके दूर होती है। ये है आपका सिंपल सा न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि आपका जो एडेप्टेशन है चीज़ों के लिए, क्या आपने सीखना शुरू किया। दूसरा, आपके रीऑर्गेनाइज हो गई दोबारा से चीज़ें, या आपकी जो ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो दोबारा से न्यू कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। अब किस तरह की चीज़ें हैं जो न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट कर सकती हैं? देखिए, वैसे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है वो अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस है, चलता रहता है ब्रेन में, लेकिन कुछ वजहों से वो हैम्पर हो जाता है। हैम्पर मतलब क्या, आप कह सकते हैं कि प्रभावित हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को अच्छा बनाए रख सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज जो है वो है आपका एनवायरनमेंट। देखिए, एनवायरनमेंट किसी भी इंसान की, किसी भी पेशेंट की पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर, उसके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता है। यही असर उसके ब्रेन पे पहुंचता है। तो ब्रेन को किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है सीखने के लिए, आप सीखने के लिए एक माहौल बनाते हैं,
तो कहीं ना कहीं ब्रेन बहुत अच्छी तरह से सीखना शुरू हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अभी 2 दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट आए, तो पेशेंट जो है उनको अफेजिया की प्रॉब्लम थी। अफेजिया का मतलब होता है कि स्पीच में प्रॉब्लम थी, लेकिन उनकी जो डॉटर थी, उनकी जो बेटी थी, वो एक स्पीच थेरेपिस्ट थी। तो उस पेशेंट को उस तरह का माहौल मिला कि उनकी जो बेटी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे उनको स्पीच की प्रैक्टिस करवाई, मतलब उनको उस चीज़ को सीखने के लिए माहौल मिला। तो उनकी जो स्पीच की प्रॉब्लम थी, उनकी जो अफेजिया की प्रॉब्लम थी, वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रही थी, वो बहुत अच्छे से अपनी स्पीच के लिए रिकवर हो रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ, यानी उनको उस माहौल में सीखने के लिए चीज़ें ज़्यादा मिली, वो एनवायरनमेंट मिला। एनवायरनमेंट का मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि गर्मी ज़्यादा है या सर्दी कम है, या सर्दी ज़्यादा है गर्मी कम है। उससे बाहर निकल के मैं कह रहा हूँ कि एक सीखने वाला जो माहौल है, वो सीखना ही आपका जो लर्निंग है, जो रीलर्निंग है, वही एक तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर एक प्रोसेस अपना जो शुरू हो रहा है। उसके बाद में जब एनवायरनमेंट हो गया, उसके बाद में आता है कि आपका क्या डाइट पैटर्न है, क्या आप खाने में लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप नॉन वेजिटेरियन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो टी माओ के लेवल बढ़ाता है, तो उस टी माओ के लेवल की वजह से या हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से रिकवरी के ऊपर असर पड़ता है, या दोबारा से स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, जिससे मूवमेंट या और सब दिक्कतें जो हैं, या जो न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने आप में चल रही है, वो प्रभावित हो जाती है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं हमारे, जितने ऐसे पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपनी डाइट को बहुत हद तक लिमिट करें। बहुत सारी हमने वीडियो बनाई है कि स्ट्रोक के पेशेंट किस तरह की डाइट अपनी ले सकते हैं, ताकि अपनी जो रिकवरी है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, उसको बनाए रखें। तीसरी और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, वो है उनकी एक्सरसाइज। देखिए, अब जो डैमेज एरिया था उसमें क्या था, उसका मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अब यहाँ उस पेशेंट को अपनी एक्सरसाइज, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बनाए रखना है। जो चीज़ें, जो मूवमेंट उनके नहीं हो पाते, कोशिश करें कि वो दूसरे असिस्टेंट्स के जरिए, फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के जरिए दोबारा से उन मूवमेंट को कंटिन्यू करें। जितना उन मूवमेंट को वो कंटिन्यू करते हैं, जितना ज़्यादा ऐसे रिपीटेशन करते हैं, उन रिपीटेशन को करने की वजह से, उन चीज़ों को करने की वजह से उनकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो कहीं ना कहीं बूस्ट होती है। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी कब सीखेंगे, कब वो दोबारा से ऐसे चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी प्रैक्टिस करता है। चौथी सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है उनकी मेडिसिन। जो भी वो दवाइयाँ लेते हैं, जो भी उनकी दवाइयाँ चल रही हैं, बीपी की हो, शुगर की हो, या और जो दवाइयाँ हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपनी दवाइयों को हर समय समय से लेते रहें, ताकि जो उनकी कंडीशन है, जो उनकी फिजिकल हेल्थ है, वो अच्छी बनी रहे और उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर कोई असर ना पड़े। आज इस वीडियो के जरिए जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता भी सकते हैं, या हमारे नीचे ऐसे नंबर दिया जा रहा है, उसमें आप हमें फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।